नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक वक्त ऐसा था हिंदुस्तान में जब कोविड-19 के आने के साथ ही जिंदगी बचाने और रोजी रोटी के सवाल के बीच इस पूरे देश को संघर्ष करना पड़ा था। अर्थव्यवस्था ने भारी चोट सही, लेकिन क्या इस बार के बजट के बाद एक रास्ता खुलेगा? आज तक पर बेहद खास मेहमान हमारे साथ भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम जी यहां पर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। नमस्कार। आपने ये कहा है कि जब बॉल स्विंग हो तो हम खेले पुजारा की तरह, और जब स्विंग नहीं हो तब हम खेले पंत की तरह। तो हमें यह बताइए कि जो 11% का ग्रोथ आप बता रहे हैं 21-22 में, ये स्विंग है या विदाउट स्विंग है? तो हमने ये जो उदाहरण था इसलिए बतलाया था कि जब पहले 5-6 महीने जब महामारी जब चल रही थी, अनिश्चितता बहुत ज्यादा थी, तो उस समय जो है ध्यान से चलना होता है और पुजारा की तरह बैटिंग भारत सरकार ने पुजारा की तरह की, आवश्यकताओं पे ध्यान दिया। जैसे पुजारा अपना विकेट बचाना जो है आवश्यक समझते हैं, उसी तरह भारतीय सरकार ने लोगों का के लिए जो अनाज का 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री अनाज दिया, मुफ्त अनाज दिया। वैसे ही कंपनियों के लिए जो ऋण है, इमरजेंसी क्रेडिट, लिक्विडिटी मेजर्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, ये सब दिए गए। उसके बाद जब अनलॉक फेज जब शुरू हुआ और अनिश्चितता कम हो गई और जो 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 रिस्ट्रिक्शंस थी इकोनॉमिक गतिविधियों में, वो जब हटाए गए, तो तब भारत सरकार ने जो डिमांड पे और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे एक्चुअली ध्यान देना शुरू किया। जैसे कि आपने देखा होगा, आत्मनिर्भर भारत 3 के पैकेज में एक वेज सब्सिडी प्रोग्राम लाया गया। 1% जीडीपी के अनुपात में फिस्कल जो स्पेंडिंग है उसको और बढ़ाया गया। इसी तरह यदि आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको देखें, तो अक्टूबर के महीने में सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 60% से बढ़ा। नवंबर के प्रतिशत में हर माह में कंपैरिजन करें, मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन, तो नवंबर में करीब 150% बढ़ा और दिसंबर में दोबारा 60% बढ़ा। तो और यही आगे चल के भी इस 3 महीनों में भी होगा। तो ये इसीलिए उदाहरण दी गई कि पहले जो 5-6 महीने जब अनिश्चितता थी, तब पुजारा की तरह बैटिंग हुई और उसके बाद अभी पंत की तरह बैटिंग हो रही है। और जैसे प्रधानमंत्री साहब ने भी बताया कि जो पिछले इससे पहले जो आत्मनिर्भर भारत के 3 पैकेज आए वो एक मिनी बजट जैसे थे, तो यही है 50 ओवर का एक सिलसिला चल रहा है। मेरे सवाल में भी स्विंग था सर, वो आप पकड़ नहीं पाए। मेरे सवाल में ये स्विंग था कि ये 11% रियलिस्टिक है या नहीं? क्या वाकई, मतलब आप देखिए कि हम 18-19 में 6 मतलब पैंडेमिक के पहले भी जो हमारी जीडीपी थी 6.5% थी, फिर 19-20 में हम और नीचे गिरे, 4% पर आए, और उसके बाद तो हमने नेगेटिव तक 7% के से ज्यादा हम गिरे। अब मेरा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं अगले साल में हम पहुंच जाएंगे 11%, तो ये रियलिस्टिकली आप कैसे समझाएंगे? 5 चीजें हमें ऐसी बताइए जिससे ये मुमकिन हो पाएगा इस बार। पहला तो जैसे हमने दिखलाया है कि जो रिकवरी जो है वी शेप्ड हो रही है। हाँ। तो जैसे पहली तिमाही में करीब 24% की घटी थी, दूसरी तिमाही में वो 7.5% रह गई, तीसरी तिमाही में अनुमान है कि थोड़ी जो है पॉजिटिव रहेगी, मार्जिनली पॉजिटिव, और चौथी तिमाही में और विस्तार होगा और आगे बढ़ेगी। तो ये जो वी शेप जो चल रहा है, और इसमें भी जो क्रिकेट का उदाहरण है वो काफी उचित है। 36 पे ऑल आउट हो गई, वो एक्चुअली आपके 24% जो जैसी घटी थी उसके बराबर था। उसके बाद अगले टेस्ट मैच में जीता और जाके सीरीज जीते, तो वो वी शेप का जो ऊपर जो डायरेक्शन था, वैसा ही भारतीय अर्थव्यवस्था का भी परफॉर्मेंस रहा है। और आगे चल के एक तो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप यदि देखें तो जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स कहते हैं, तो उसमें कुछ महीनों में करीब 7-8 साल में जैसी जो लेवल नहीं हुई थी वो इस बार हुई है, जो अनलॉक फेज में। और इसके अलावा सर्विस सेक्टर में यदि देखें तो सर्विस सेक्टर के कुछ सेक्टर हैं जैसे ट्रैवल, टूरिज्म, जो कि कॉन्टैक्ट सेंसिटिव हैं, उनमें अभी भी मंदी है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में काफी वृद्धि आई है। और जो पीएमआई रियलिस्टिक लग रहा है ये तो मुझे जरूर मेरा विश्वास है कि 11% जरूर आएगा आगे साल में। एकदम सोच समझ के आप बोल रहे हैं, क्योंकि हमने जितने एस्टिमेट्स पहले किए, कई बार हम नीचे रह गए हैं।
देखिए, ये लेकिन जरूर बताऊंगा कि अर्थशास्त्री जो है एक एस्ट्रोलॉजर नहीं होता। अनुमान लगाता है, अनुमान लेकिन सिद्धांतों को लेकर लगाता है, और इसमें विश्वास के साथ मैं अनुमान लगा रहा हूं, और हमारी टीम अनुमान लगा रही है कि 11% की वृद्धि जरूर आएगी आगे साल में। आपका बहुत स्ट्रेस है इंडियाज ग्रोथ स्टोरी पे, आप उस नैरेटिव को बहुत बड़ा करना चाहते हैं। आप बार बार कहते हैं कि, और हमारे जो सर्वे है इकोनॉमिक, उसमें भी आप लोगों ने कह दिया है कि मूडी बड़ा मूडियल हो गया है, स्टैंडर्ड एंड पुअर का बड़ा पुअर रेटिंग है, और IMF ने हालांकि 11.5% के आसपास का अनुमान लगाया है। एक देश एक ओपिनियन और ग्रोथ स्टोरी के नैरेटिव पर क्या अपनी अर्थव्यवस्था के फैक्ट्स और नंबर्स को आगे ले जा सकता है? क्या इस तरह की हिम्मत हम दिखा सकते हैं इस वक्त, और किस बना पर हम धत्ता कर सकते हैं इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज को? पहला तो ये कि यदि आप देखें, और पहले अध्याय में वॉल्यूम 1 के हमने दिखाया है कि किस तरह की जो पॉलिसी मेकिंग, जो नीतियां ली गई, वो काफी साहसपूर्ण ली गई, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म पेन जो कहते हैं, महामारी के कारण शॉर्ट टर्म पेन थी, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन पे ध्यान दिया गया, और इसके लिए साहस जरूर पड़ता है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, बाकी जैसे IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी कहा है कि भारत ने काफी पारदर्शिता दिखाई है जिस तरह नीतियों को अपनाया है। तो वो ये जो मैच्योर पॉलिसी मेकिंग है, ये इन्वेस्टर्स देखते हैं, और इन्वेस्टर्स देख के वो आप FDI में देख रहे हैं, जिस तरह की FDI आई है। FDI जो पैसे लगाते हैं, वो एक्चुअली एज ए से हिंदी में, पीपल पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज, एंड तो वो सिर्फ डबल डिजिट में इंडिया को दिखा रहे हैं इस वक्त IMF। हाँ, चाइना को भी 8.5 नंबर 2 पे, और नंबर 3 पर उसके बाद स्पेन है 5.9, और उसके बाद फ्रांस। ये सिर्फ अगला साल ही नहीं, ये कैसे डिकोड करें कि बाकी रेटिंग एजेंसीज जो है और IMF में ये डिफरेंस क्यों है ओपिनियन में? क्योंकि भारत की जो आप यदि फंडामेंटल्स देखें, तो हमारी जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, और जिस तरह के रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, भारत एकमात्र देश है जिसने इतने सारे रिफॉर्म्स किए हैं इस महामारी के दौरान। और यदि आप नीतियों को भी देखें, तो भारत ने न सिर्फ डिमांड साइड में काम किया, सप्लाई साइड में भी काम किया है। बाकी किसी देश ने ऐसा इतने सारे रिफॉर्म्स नहीं किए। लेबर रिफॉर्म्स जो कि 30 साल से कहे जा रहे थे, लेकिन 30 साल से अमल नहीं हुए, इस साल हुए हैं। जो आपकी MSME डेफिनेशन, जिसके कारण कंपनियां एकदम बौनी रह जाती थी, उसको भी चेंज किया गया। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जहां हम 120 के ऊपर रहते थे, वहां पे 60 में आए हैं। 2014 में हम 120 के पीछे रहते थे, और अभी 60 में आए हैं। तो इस तरह की इतने सारे नीतियों जो पारदर्शिता के साथ ली जा रही हैं, इसीलिए जो विश्व है भारत की ओर देख रहा है, और अगले 10 वर्षों में, एक्चुअली अगले दशक में, भारत में एक्चुअली काफी अच्छी वृद्धि होगी। वृद्धि का और विकास की जो दर है, वो 6.5-7% तक रहेगी, और बड़े देशों में बाकी किसी देश का इतना रहेगा, ये मुझे नहीं लगता। भारत ही एकमात्र रहेगा ऐसा। अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब, कुछ 2-3 जो बड़े मुद्दे इस देश के एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिक्स में सामने हैं, उनको मैं कनेक्ट करती हूं इकोनॉमिक सर्वे से। सबसे पहले, हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने भी माना है कि लगभग 13% जो कृषि विकास दर था, वो 17-18% लॉकडाउन, और उसने हमें बहुत संभाला उस दौरान लॉकडाउन के बाद। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उल्टा हुआ, 17-18 के करीब थे, वो 13.5 पे पहुंच गए। क्या ये इकोनॉमिक प्रूडेंस नहीं होगा, क्या ये आर्थिक विवेक नहीं होगा कि कृषि के मुद्दे पर हम किसानों को अपनी तरफ करें? इसमें सरकार बुरी तरह से अभी जद्दोजहद कर रही है। एक सिचुएशन है बहुत अलार्मिंग। एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या ये बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है जो 2 से 3 महीने के हम देख रहे हैं? और क्या सरकार को जल्द से जल्द इसका निवारण नहीं करना होगा? वो कृषि बिल को पीछे करने से कम में मारने को तैयार नहीं है। कृषि रिफॉर्म्स का क्या होगा? देखिए, मैं तो अर्थशास्त्री हूं, और अर्थशास्त्र पे ही बात करूंगा, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर दोहराऊंगा कि जो कृषि कानून है, ये कानून जो हमारे छोटे किसान हैं, उनको विशेषतः लाभ पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जो आप यदि देखें, पिछले 60-70 वर्षों से जो हो रहा है, जो छोटा किसान है उसके पास विकल्प नहीं होता। जब वो मंडी में जाता है, तो मंडी के जो खरीदार होते हैं, वो एक गुट होते हैं, और वो गुट एक्चुअली उससे कहते हैं यहां बेचना है तो बेच ना, फिर और कहीं तो तू बेच नहीं सकता। तो जब छोटा किसान के पास विकल्प आता है, तो वो छोटा किसान कह सकता है कि आपने यदि मुझे सही दाम नहीं दिया, तो मैं जाके किसी और के पास बेच सकता हूं। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। आपके कॉमन सेंस वाले पर एक कॉमन सेंस सवाल, कि वो किसान पूछेगा कि ठीक है, आपने मुझे ऑप्शन तो दिया,
लेकिन मैं कल को प्राइवेट कंपनी के पास जाऊंगा तो आप मुझे एमएसपी की गारंटी वहां भी दे दो ना, कि मुझे वो लूटे ना। देखिए, इसमें यहाँ पे यदि आप देखें तो बाकी कितने सेक्टर्स हैं, और एक मैं उदाहरण दूंगा। जैसे कई बार लोग ये कहते हैं कि लैंड पे प्रॉब्लम आएगा। यदि मैं एक ओला कैब लेता हूँ, ओला कैब में सफर करता हूँ, तो उसके बाद वो ओला कैब तो मेरी नहीं होगी। आप जैसे उदाहरण के लिए आप लोग ये शो जो है इस घर पे शूट कर रहे हैं, तो आपने आधा घंटा इसका इस्तेमाल किया, इसके लिए ये घर आपकी तो नहीं हो गई ना। तो ये तो सरकार की दी हुई है। इसी तरह एक्चुअली जब बाकी क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता, तो ये ऐसा कैसा है कि सिर्फ एग्रीकल्चर में ऐसी बात की जाती है कि आपने यदि लैंड को इस्तेमाल कर दिया तो लैंड किसी और को हो जाएगा। तो ये तो एक्चुअली अफवाहें हैं जिनका कोई मूल जो सिद्धांत है अर्थशास्त्र के, उससे कुछ लेना देना है नहीं। एमएसपी गारंटी प्राइवेट सेक्टर में भी मिले, मैं वापस उसी सवाल पर जा रही हूं। इसको लेकर इकोनॉमिक जो आर्थिक नजरिए से हम देखें तो क्या ये मुमकिन है सरकार के लिए ऐसा करना? यहाँ पे भी मैं बताऊंगा कि जब आप मान लीजिए आपने यदि ये कोट बेचना है, कोट खरीदने गए, तो बाकी किसी में कहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है? किसी और क्षेत्र में होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि बताता ये जो खरीदता है वो कहता है कि मैंने तो इतना पैसा देना ही देना है। किसी और क्षेत्र में होती है? नहीं होती है। तो इसीलिए जो उसमें यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उससे काफी सारे और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, और ये भी देखा जाए तो एक्चुअली मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो अभी काफी सारे कमोडिटीज में है। और दूसरी बात ये कि जो फार्म लॉज और एमएसपी का उनसे मेलजोल नहीं है। एमएसपी तो प्रोक्योरमेंट के लिए है, क्योंकि आप हमारी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत हमने काफी सारे परिवारों को जो मुफ्त में राशन तो देना ही पड़ता है, जिसके लिए सरकार को लेनी ही पड़ेगी, खरीदनी ही पड़ेगी, प्रोक्योरमेंट करनी ही पड़ेगी। तो हम एक्चुअली दो मुद्दे जो कि काफी अलग हैं उनको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फार्म लॉज का और एमएसपी का अर्थशास्त्र में तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक्चुअली अफवाहें हैं जिनमें एक्चुअली इनको जोड़ा जा रहा है। तो मैं अर्थशास्त्री के रूप में इनको तो मैं नहीं जोड़ूंगा। ठीक है, अब मैं बेरोजगारी के मुद्दे पर आती हूं, क्योंकि बेरोजगारी अगर आप देखें तो आज सबसे बड़ी समस्या है। मंथ वाइज जो मैंने सीएमआई का डेटा है वो रखा है अपने सामने, जनवरी के महीने में 7% के आसपास था, लेकिन फिर जब ये हम अब अप्रैल के महीने में लॉकडाउन के बाद घुसे, अप्रैल, मई, जून, ये 23%, 21%, 10.5% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ। हालांकि दिसंबर और जनवरी में थोड़ा बेटर अभी हुआ है, लेकिन बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कंसर्न है हिंदुस्तान के लिए। आपने भी कहा युवा ज्यादा है इस देश में, ये कैसे एड्रेस होगा? सुब्रमण्यम, पहले तो मैं ये सरकार जो है जो पीएलएफएस की डेटा है, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों के लिए पीएलएफएस पे ही अपना वही सही आंकड़े होते हैं, क्योंकि जो सर्वे मेथोडोलॉजी है वो सर्वे मेथोडोलॉजी साइंटिफिक होनी चाहिए। और इसमें अभी और ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन इन आंकड़ों को संकेत हो सकता है, लेकिन इन आंकड़ों को मैं एकदम एक मतलब फाइनल वो तो नहीं लूंगा। दूसरी बात ये कि बेरोजगारी जो है महामारी के कारण, महामारी में आप ध्यान दें कि ये एक 100 साल में पहली बार ऐसी हुई है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने जून के जो उनके एडिशन थी उसमें कहा था कि 150 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ कि जितने देश हैं उनमें सब में इतनी जीडीपी गिरेगी। तो जब 150 वर्ष में पहली बार ऐसा हो तो बाकी देशों में भी इसका असर पड़ा है। आप यही आंकड़े एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स का लेके देखें, यूरोप का लेके देखें, तो जब अर्थव्यवस्था पे महामारी के कारण असर पड़ता है तो उसमें यहां पे भी आता है असर। लेकिन इस पे आप ध्यान दें कि क्या कदम लिए गए हैं। जो आत्मनिर्भर भारत 3 में जो वेज सब्सिडी का जो प्रोग्राम था, तो ये संगठित क्षेत्र में नौकरियां जो गई थी, जैसे मार्च से अक्टूबर तक जो नौकरियां गई हैं उनको भी वापस लाने के लिए वेज सब्सिडी दी गई है। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी जोर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो कंस्ट्रक्शन में काफी वृद्धि आती है। तो और कंस्ट्रक्शन में असंगठित क्षेत्र के जो रोजगार हैं वो काफी होते हैं। इसके अलावा संगठित क्षेत्र में भी जो सीमेंट कंपनियां, स्टील कंपनियां, उनमें भी डिमांड बढ़ती है, रोजगार आता है। तो ये इसके पहले भी जब आप 1998 से 2003 का यदि समय लें, तो जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी तभी भी काफी असर पड़ा था। जब भी एक बाहर से एक शॉक लगता है तो अर्थव्यवस्था में असर पड़ता है।
तब भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की, जिससे कि ग्रोथ बढ़ी, रोजगार बने। तो वही चीज हमने पहले किया, दोबारा उसी को कर रहे हैं। मतलब वही उसी में मैं जानना चाह रही हूँ, एकदम लेमैन की तरह सर। अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की तरफ ही तो देखेंगे सर, कुछ सजेस्ट कीजिए, नौकरी के क्या तरीके हो सकते हैं? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और वो तो फैक्ट्रियां और ये सब काम तो चलता ही रहता है, कैसे डायरेक्ट मतलब एम्प्लॉयमेंट की और अपॉर्चुनिटीज देश में आए? इसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपने क्या सोचा, क्या सजेस्ट किया? वही तो मैं कह रहा था कि जो वेज सब्सिडी प्रोग्राम जो दिया, मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है जो अभी 15,000 का वेतन में रोजगार लेता है, तो यदि उसको 15,000 के बदले उसको सिर्फ 13,000 देना पड़े, तो ऐसे उद्योगपति होंगे जो, चलो एक दो और हमने हायर कर लिया। हर एक रोज उद्योगपति यदि एक्चुअली एक दो और नौकरशाही रखता है, तो उसके जब आप उसका सब एग्रीगेट करते हैं तो काफी जॉब्स बनती है। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है जो लाया गया और उसका अमल भी किया गया है। इसके अलावा जो जैसे रियल एस्टेट सेक्टर्स हैं, काफी राज्य सरकारों ने ये किया है कि स्टैंप ड्यूटी जो है कम किया है, जिससे कि जो आपकी जो फ्लैट्स होती हैं उनकी जो बिक्री है वो बढ़ जाए, तो और रियल एस्टेट सेक्टर में और वृद्धि आए। क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है काफी महत्व रखता है आपका संगठित और असंगठित क्षेत्र में नौकरियां लाने के लिए। इसके अलावा जो हमने मैन्युफैक्चरिंग में किया, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यदि आप चीन को देखें, बाकी देशों में काफी नौकरी वहां पे बनते हैं। तो इसीलिए जो रिफॉर्म्स आपके लेबर रिफॉर्म्स से एमएसएमई डेफिनेशन, जो पीएलआई स्कीम, ये सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और विगर लाने के लिए उसमें एक्चुअली कदम लिए गए हैं। देखिए, जादुई छड़ी किसी के बात नहीं होती, लेकिन अच्छे कदम लिए जाने चाहिए जिसका प्रभाव आता है 2-3-6 महीनों में, और वो आएगा। अब आम आदमी की जिंदगी में सीधे पहुंच जाते हैं उसको पेट्रोल, डीजल और खाने का सामान। पेट्रोल डीजल की कीमतें ऑल टाइम हाई पर है। पेट्रोल 69% टैक्स, डीजल 58%। क्या इस तरफ कुछ हो सकता है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जिसके बाद में इन्फ्लेशन पर आऊं? तो कीमत जब आप बात करते हैं तब इन्फ्लेशन की बात तो आ ही जाती है, तो दोनों मिला के ही बात कर देता हूं मैं। टमाटर बहुत महंगा हो गया सर, वैसे ही प्याज की हालत है, जनता कह रही क्या करें। और आप देखिए कि शायद जो अमीर थे उन्होंने बहुत नहीं खोया इस लॉकडाउन में, लेकिन जो गरीब थे, जिसको कई इकोनॉमिस्ट के स्लाइड कहते हैं, जो अमीर थे वो ऊपर गए और जो गरीब थे वो और नीचे चले गए। ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे एड्रेस करेंगे आप, विरोधाभास? इसमें यदि आप ध्यान दें कि दिसंबर की माह में जो आंकड़े आए हैं, उसमें वेजिटेबल्स और टोमेटोज, टमाटर, आलू, प्याज के दामों में काफी कमी हुई है। तो ये पहले समझें कि क्यों बढ़ी, क्यों थी। जब लॉकडाउन लगा था, तो जब एक शहर से दूसरा शहर इनको भेजना पड़ता है, तो रात में मान लीजिए जा ना पाए तो वो जो है सड़ जाते हैं, और सड़ने के कारण जो सप्लाई कहते हैं, सप्लाई कम हो जाता है, और जिसके चलते आपके दाम बढ़ जाते हैं। तो वही चीज जो पहले हो रहा था, अभी अनलॉक फेस में, क्योंकि ऐसी जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो हट गई, तो अब सप्लाई अच्छी हो गई है और कीमतें जो है कम हो रही है, और आगे चल के और भी कम होएंगी जब प्रोड्यूस आपकी मार्केट में आएगी, जो क्रॉप्स हैं। तो आगे चल के इन्फ्लेशन की जो दर है वो जरूर कम होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन शुरू हुई थी आपकी वेजिटेबल्स, टमाटर, प्याज और आलू के दाम से, जो कि आपके बाकी खाद्य पदार्थ में आई, उसके बाद सीपीआई में आई। तो वही जो सिलसिला है आगे चल के उसके विपरीत होगा कि कमी आएगी इसमें।